स्वागत है बच्चों आपका भारत के नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ई आचार्य पर जीव विज्ञान की दुनिया में। और मैं आपके साथ हूँ डॉक्टर प्रदीप पांडे। बच्चों, 12वीं क्लास एनसीईआरटी जीव विज्ञान की पुस्तक और उसके अंतर्गत हम लोग अध्याय नंबर 5 पढ़ रहे हैं, जिसमें आनुवांशिकी से जुड़े हुए विषय वस्तु की चर्चा है। हम लोगों ने पिछले एपिसोड्स में पढ़ा कि मेंडल साहब के एक्सपेरिमेंट्स, जिन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, मेंडल साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट किन 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 पौधों पे किए और उसका नाम आपको बताया गया, पूछा जाता है एग्जाम में, गार्डन पी पाइसम सटाइवम। उसके बाद से कौन कौन से लक्षण उन्होंने लिए, किन किन के बीच क्रॉस कराया, मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस के फलस्वरूप उन्होंने जो नियम दिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के थे, और लॉ जो स्वतंत्र अपविहवन का एक नियम था, वो किसके अंतर्गत था भाई? लॉ ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस, वो आपने देख लिया है वहां पे। उसके बाद से हम लोगों ने और भी ढेर सारी चीजें पढ़ी, जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस। उसी के साथ साथ हम लोगों ने टीएच मॉर्गन साहब को पढ़ा, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है। इन्होंने फ्रूट फ्लाई, फल मक्खी पे प्रयोग किया। फल पे पाई जाने वाली एक मक्खी होती है जिसका नाम क्या है बच्चों? ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर। ठीक। उसके बाद से जब हम लोग आगे बढ़े तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, दो महान वैज्ञानिक शट्टन और बावेरी साहब, उनके द्वारा दिया गया, और उसमें बताया गया कि जीन के कैरियर के रूप में क्रोमोसोम काम करता है, अर्थात क्रोमोसोम ही जीन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। ठीक है। उसके बाद से हम लोगों ने देखा था आनुवांशिकी विकार, और उसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस में ढेर सारे सिंबल्स थे, चिन्ह थे, जिन्हें हमने कहा था कि इन्हें याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इससे संबंधित सवाल भी आते हैं और वह आपको याद होना चाहिए। और जिसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे, दो एग्जाम्पल दिए गए थे, ये एक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का और दूसरा सिकल सेल एनीमिया का। आपको यह भी बताया गया था बच्चों कि उत्परिवर्तन, म्यूटेशन, म्यूटेशन का एक प्रकार जिसे कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन, उसमें होता क्या है? सिंगल बेस पेयर चेंजिंग, तो उसे क्या बोलते हैं? पॉइंट म्यूटेशन। और जो ये सिकल सेल एनीमिया है, वह पॉइंट म्यूटेशन का सबसे बढ़िया उदाहरण है। ठीक, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया था। पेडिग्री एनालिसिस में जो सिंबल्स हैं, जो जैसा कि हमने देखा था, ये देखिए, ये सिंबल्स पूछे जाते हैं। जैसे इसमें यही एक पूछ दिया था पीएमटी के एग्जाम में, मेडिकल के एग्जाम में। ठीक, उसके बाद से ये भी सारे सिंबल्स हैं, ये आपको याद रखने जरूरी हैं, इससे कोई भी सवाल आ सकता है। दूसरी बात क्या है भाई कि इसमें जो संतति होती है, संतति, जो बच्चे पैदा होते हैं, उनका जो यहाँ पे अरेंजमेंट होता है, जो लिखा जाता है, जो बनाया जाता है, वो बाएं से दाएं होता है और जन्म के अनुसार होता है, ये याद रखना जरूरी है। जैसे पहला बच्चा होगा वो सबसे बाएं रखा जाएगा, दूसरा बच्चा, उसके बाद तीसरा बच्चा, उसके बाद। एक दूसरी बात क्या बताई गई थी कि अगर जो ये जो स्पेस है, अर्थात स्क्वायर बना है या स्फीयर बना है, वर्ग या गोला बना है, जो भी आप कह लें, तो यदि वो प्लेन है, खाली है, तो वह अप्रभावित है। लेकिन यदि वो कलर्ड कर दिया गया है, रंग दिया गया है, डार्क कर दिया गया है, तो वो प्रभावी है। और इस खाने में अगर जो कोई न्यूमेरल लिखा हुआ है, रोमन नंबर लिखा हुआ है, जैसे 2, 5, 8, तो इसका मतलब ये है कि इतने इंडिविजुअल प्रभावित हैं। ठीक, तो इस तरह की चीजें थी, छोटी छोटी बातें इसमें जो जाननी जरूरी थी, जिसको हमने जाना, पढ़ा, समझा। इसी विकार में जो जेनेटिक विकार होते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, उनमें हम पढ़ेंगे मेंडेलीय विकार, मेंडेलियन डिसऑर्डर, वेरी इंपॉर्टेंट है, खूब सवाल पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल्स पूछा जाएगा,
लक्षण पूछे जाते हैं, सारी चीजें। देखिए, जो विकार हैं, जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, उनको दो भागों में बांटा गया। पहला तो मेंडेलियन विकार अर्थात मेंडेलियन डिसऑर्डर, और दूसरा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। और उन्हीं के आधार पे जितनी भी बीमारियां हैं, जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, उनको अलग अलग भागों में विभक्त किया गया। ठीक, यहां देखिए, विकारों को दो श्रेणियों में रखा जा सकता है, मेंडलीय विकार और क्रोमोसोमीय विकार। कितने विकार बच्चों? दो विकार, एक मेंडलीय विकार और दूसरे क्रोमोसोमल विकार। मेंडलीय विकार वे होते हैं जो एकल जीन के रूपांतरण या उत्परिवर्तन से मुख्यतया निर्धारित हो जाते हैं। एक एक शब्द बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। मेंडलीय विकार क्या है भाई? जो एकल जीन, इस पे कंसंट्रेट करिए, एकल जीन के रूपांतरण या उत्परिवर्तन से पैदा होते हैं। ठीक, जबकि ये विकार उसी विशेष संतति में पहुंचते हैं जिनका अध्ययन वंशागत के सिद्धांतों के साथ किया जा चुका है। जो एक्सपेरिमेंट्स आपने किए हैं इसके पहले इस चैप्टर में, उनके ही सिद्धांतों पे ये फॉरवर्ड होता है, आगे बढ़ता है। मेंडली विकारों की वंशागत के उदाहरण को किसी परिवार में वंशावली विश्लेषण द्वारा खोजा जा सकता है। मेंडली विकारों के सर्वविदित उदाहरण हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, दात्र कोशिका अरक्तता अर्थात सिकल सेल एनीमिया, वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइल कीटोन्यूरिया और थैलीसीमिया इत्यादि। बच्चों बेहद इंपॉर्टेंट है, ये सारे एग्जाम्पल्स पूछे गए हैं मेडिकल के एग्जाम में। ये सारे के सारे एग्जाम्पल दसियों बार पूछे गए हैं कि बताइए ये क्या है, इनके लक्षण पूछ लिया जाता है, कौन से डिसऑर्डर हैं ये, किस कारण से होते हैं, इनके होने पे कौन से लक्षण प्रदर्शित होते हैं, इसलिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक, यहाँ हम देखेंगे कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, यहाँ हम अच्छे से बना दे रहे हैं, आप इसे चाहें तो नोट कर सकते हैं। दो तरह के हैं ये, मेंडेलियन और क्रोमोसोम। ठीक, मेंडेलियन और क्रोमोसोम, इसके एग्जाम्पल क्या है? यही पूछा जाता है, यही आपको याद रखना है। इसके क्या क्या एग्जाम्पल है भाई? एक एक हीमोफीलिया, उसके बाद सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, उसके बाद से कलर ब्लाइंडनेस, खूब क्वेश्चन पूछा जाता है इस पर भी। कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइल कीटोन्यूरिया, जिसे PKU भी बोला जाता है, फिनाइल कीटोन्यूरिया। और लास्ट में क्या है बच्चों? थैलीसीमिया। ठीक, तो इतने सारे ये एग्जाम्पल्स हैं जो आपको याद रखना है, सबको याद रखना है क्योंकि सब पूछे गए हैं, बेहद इंपॉर्टेंट हैं।
मेडिकल एग्जाम के दृष्टि से तो ये रामबाण है, समझिए। ये नीट का जो एग्जाम होता है मेडिकल के लिए, आपका जो नीट का एग्जाम होगा उसके लिए ये रामबाण है। कोई ऐसा साल नहीं है बच्चों, आप नीट के पेपर को उठा के देख लीजिए, पहले जो पीएमटी होती थी सीबीएसई, उसको देख लीजिए, या किसी भी पेपर को उठा के देख लीजिए, शायद ही कोई ऐसा साल रहा हो जब इनसे जुड़े हुए सवाल न पूछे गए हों। सवाल ही नहीं पैदा होता। किसी न किसी से, या चाहे हेमोफीलिया है, चाहे सिकल सेल एनीमिया है, या कलर ब्लाइंडनेस है, इससे जुड़े हुए सवाल हर साल जरूर पूछे जाते हैं। एक से अधिक पूछे जाते हैं, सबसे बड़ी बात यह है। अब आप इसी से समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। तो इसे आप ध्यान रखेंगे, इसे आप ऐसे ही नोट कर लेंगे। यहां पे इनको हम लोग देख लेते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स लिख लेंगे। दोनों को एक जगह कर लेंगे तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। टर्नर सिंड्रोम, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, इसमें एक और भी होता है जिसे आप चाहे तो याद रख सकते हैं, क्राई डू काइट सिंड्रोम। ये ऐसे है, ये 5th क्रोमोसोम की एबनॉर्मलिटी है, जिसमें जो बच्चे होते हैं, जो इससे प्रभावित बच्चे होते हैं, वो बिल्ली की तरह रोते हैं, बिल्ली की तरह बोलते हैं या रोते हैं, कह लीजिए क्राई, जैसे बिल्ली रोती है उस तरह से रोने लगते हैं, ठीक है। अब एक एक बीमारियों के विषय में पढ़ा जाएगा, जाना जाएगा, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे इस पे चर्चा की जाएगी। इसे सबसे पहले आप इसे थोड़ा बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए कि क्या क्या है। जेनेटिक डिसऑर्डर भाई कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर में क्या क्या है? हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइल कीटोन्यूरिया और थैलेसीमिया, ठीक। उधर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हैं। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में कौन कौन से होते हैं जिन्हें हम अपने सिलेबस में पढ़ेंगे? डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम और क्राइडू-चैट सिंड्रोम, ठीक। तो इतने के विषय में हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे, और इसी से जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, ये जो टॉपिक है जेनेटिक डिसऑर्डर का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसे हर हाल में समझिए, जानिए, क्योंकि इससे एग्जाम में सवाल आते ही आते हैं, ठीक है। देखते हैं यहां पे मेंडेलिय विकार प्रभावी अथवा अप्रभावी हो सकते हैं। जैसा मेंडल में आपने देखा था कि मेंडल ने जो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे, उनमें क्या था? दोनों एक दूसरे के विपरीत कैरेक्टर थे, अपोजिट कैरेक्टर। जैसे एक टाल, लंबाई की बात करें तो टाल और डवार्फ, ठीक।
शेप की बात करें तो एक स्फेरिकल और दूसरा रिंकल्ड, ठीक है। तो उसी तरह से क्या कर रहे हैं कि जो मेंडेलीय विकार हैं वो प्रभावी अथवा अप्रभावी हो सकते हैं, जैसा कि आपने देखा मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स में, साथ ही जैसा कि हीमोफीलिया में होता है, ठीक। यह लक्षण लिंग क्रोमोसोम आधारित भी हो सकता है। लिंग क्रोमोसोम आपको पिछले ही टर्म पे बताया गया था बच्चों कि जो लिंग क्रोमोसोम हैं या सेक्स क्रोमोसोम हैं ये किन्हें बोला जाता है, याद आ रहा हो तो बताइए, नहीं तो हम तो लिखेंगे ही। सेक्स क्रोमोसोम या एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम को ही क्या बोला जाता है, सेक्स क्रोमोसोम, ये जानते हैं आप, बताया गया है, ठीक है। तो वही ये कह रहे हैं कि यह लक्षण लिंग क्रोमोसोम आधारित भी हो सकता है। यह सुस्पष्ट है कि एक्स लग्न अप्रभावी लक्षण वाहक मादा कैरियर मदर से नर को प्राप्त होता है, ठीक। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि एक्स लग्न अप्रभावी लक्षण वाहक मादा से नर संतति को प्राप्त होता है। पिछले ही एपिसोड में बताया गया था बच्चों आपको स्पष्ट रूप से कि जो मादा है, मादा का जो ओवा है ऐसे, वो क्या है, सिर्फ एक्स होता है इसमें, ठीक। फीमेल से जो ओवा निकलता है, फीमेल गैमेट निकलता है, उसमें सिर्फ एक्स क्रोमोसोम होता है, जबकि मेल के अंदर से जो स्पर्म निकल रहा है, मेल गैमेट निकल रहा है, वो कैसा होता है, वो दो तरह का होता है। किस तरह से भाई, एक होता है एक्स क्रोमोसोम वाला, ठीक, और दूसरा होता है वाई क्रोमोसोम वाला, ये आपको बताया जा चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका प्रयोग आ गया, क्या ये कह रहे हैं कि एक्स लग्न अप्रभावी लक्षण वाहक मादा अर्थात कैरियर मदर से नर को प्राप्त होता है। बिल्कुल सही बात है। कैसे? क्योंकि जो एक्स है, जितने भी एक्स क्रोमोसोम से जुड़े हुए हैं, सेक्स क्रोमोसोम से जुड़े हुए हैं, संलग्न होंगे, वो माता तो कैरियर होगी, मदर क्या होगी, कैरियर होगी, और ये अगर जो एक्स सेक्स में जाएंगे तो इनका प्रभाव नहीं होगा, अर्थात लड़की जो बनी तो उसमें प्रभाव नहीं होगा, लेकिन जब ये एक्स वाई में जाएंगे तो वहां प्रभावी हो जाएंगे, अर्थात मादा से नर में ट्रांसफर होता है। किसमें? मादा से नर, ये होता है इनका ट्रांसफर, ठीक। इस वंशावली का नमूना आगे चित्र में दिया हुआ है, प्रभावी और अप्रभावी लक्षण दिखाए गए हैं, ठीक। आइए हीमोफीलिया की चर्चा करते हैं। हीमोफीलिया क्या है? बेहद इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है ये। हीमोफीलिया, इसमें क्या होता है भाई? इसमें प्रभाव रहित वाहक नारी से नर संतति को रोग का संचार होता है। अभी हमने बताया कि फीमेल से मेल को मिलता है, अर्थात प्रभावित नारी से नर को जाता है। इसमें होता क्या है? इस रोग में रुधिर के थक्का बनने से संबद्ध एकल प्रोटीन प्रभावित होता है। यह एकल प्रोटीन एक प्रोटीन श्रृंखला का अंश मात्र होता है। इसके कारण आहत व्यक्ति के शरीर की एक छोटी से छोटी चोट भी रुधिर का निकलना बंद नहीं होता है। इस बीमारी में क्या होता है भाई? सीधी भाषा में समझें कि हीमोफीलिया का जो रोग है, जिनमें ये रोग पाया जाता है, उनमें अगर जो कहीं कुछ कट पिट जाए, हाथ पैर में, शरीर में कहीं पे खरोच लग जाए, कहीं कट जाए, कहीं कोई स्क्रैच पड़ जाए, जहां से ब्लीडिंग होने लगती है, क्या होने लगता है? खून बहने लगता है, रक्त का स्राव होने लगता है। तो नॉर्मल केस में क्या होता है भाई? नॉर्मल केस में ये होता है कि ब्लीडिंग अगर जो शुरू हुई, कहीं कट पिट गया आपका, ब्लीडिंग शुरू हुई, तो वो 1 से 2 मिनट में, अधिकतम 3 मिनट में वो बंद हो जाता है, ठीक। आप कहीं कट गया, आप उसको दबाए रहिए, तो नॉर्मली 2 से 3 मिनट में वो बंद हो जाता है ऑटोमेटिक, कोई दिक्कत नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है वहां पे एक्शन में आते हैं और रुधिर का थक्का जमा लेते हैं, जिससे कि रुधिर बाहर नहीं निकलता है। लेकिन जो हीमोफीलिया के पेशेंट हैं, जो हीमोफीलिया के मरीज हैं, उनमें ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनका रक्त को जमाने वाला, जो थक्का बनाने वाला फैक्टर है, वो नहीं होता है। इसलिए छोटी सी छोटी खरोच लग जाने पे भी यदि उनको ब्लीडिंग होने लगी, रक्तस्राव होने लगा, तो वो रुकता नहीं, ठीक।
ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है और यही कारण है कि इस बीमारी से जो फीमेल ग्रसित होती हैं वो सरवाइव नहीं कर पाती। क्यों? अब आपका दिमाग जा रहा होगा कि आखिर क्यों भाई, ऐसा जरूरी तो है नहीं कि किसी को चोट लगे ही लगे, हाथ पैर उसका कटे ही कटे। ठीक, आपको लग रहा होगा कि आखिर ऐसे कैसे नहीं सरवाइव करती हैं। हाँ, प्रॉब्लम होती है। कहाँ होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। चाहे वो कितना हो बचा के रखें आपको, अपने आप को, कि एक्सटर्नल कोई चोट उन्हें ना लगे, कहीं से कटे पीटे ना, कहीं से कोई खरोच ना लगे, ब्लीडिंग ना हो, लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल तो एक नेचुरल प्रोसेस है, वह तो शरीर की अपनी प्रक्रिया है, वह तो होनी ही होनी है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ब्लड कैपिलरीज यूटरस के एंडोमेट्रियम की जो ब्लड वेसल्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, वो रप्चर करती हैं, टूटती हैं और वहां से ब्लड निकलता है। ठीक, जैसा कि आप जानते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लूइड में ब्लड भी होता है। जब रप्चर कर जाएगी एंडोमेट्रियम की वॉल और वहां से ब्लड वेसल्स से ब्लड फ्लो करना शुरू करेगा, तो नॉर्मल फीमेल में क्या होता है कि वो 3 से 5 दिन रहती है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ब्लीडिंग फेज होता है, रक्त जो स्राव का फेज होता है, वो 3 से 5 दिन होता है नॉर्मल केसेस में, नॉर्मल लेडीज में। ठीक, लेकिन अगर जो वो हीमोफीलिया से ग्रस्त है फीमेल, तो फिर तो वो स्राव होता ही रहेगा, इतनी ब्लीडिंग हो जाएगी कि वो कोलैप्स कर सकती है। ठीक, या मैक्सिमम केसेस में कर भी जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये एक बहुत समस्या है, बहुत गंभीर समस्या, कि अगर जो ये बीमारी हो गई तो कोई भी चोट लग जाए, छोटी मोटी भी चोट लग जाए, तो फिर वो ठीक नहीं होती है। ठीक, ब्लीडिंग होता ही रहता है उससे। विषम युग्मज नारी वाहक से यह रोग पुत्रों में जाता है। नारी की रोगग्रस्त होने की संभावना विरल होती है। देखिए आ गई बात, क्यों? क्योंकि इस प्रकार की नारी की माता को कम से कम वाहक और पिता को हीमोफीलिया से ग्रस्त होना आवश्यक होता है, जो अधिक वय तक जीवित नहीं रह पाता। ठीक, महारानी विक्टोरिया की वंशावली में अनेक हीमोफीलिया ग्रस्त वंशज थे और रानी स्वयं रोग की वाहक थी। महारानी विक्टोरिया कहाँ की रानी थी भाई? इंग्लैंड की। ठीक, इंग्लैंड की रानी थी महारानी विक्टोरिया और वो खुद इस बीमारी से ग्रस्त थी। ठीक, और ये कैसा काम करती थी? सॉरी, ये वाहक थी, ग्रस्त नहीं थी। ये यहाँ पे क्या थी? वाहक थी, अर्थात कैरियर। ये सिर्फ वाहक का काम करती थी। और क्योंकि आप जानते हैं कि ये बीमारी फीमेल से मेल में ट्रांसफर होती है। ठीक, तो ये रहा बच्चों इसके बारे में। यहां पे देखा आपने हीमोफीलिया के बारे में, बेहद खतरनाक बीमारी। मेल में तो फिलहाल काम चल सकता है, लेकिन फीमेल में तो ये घातक है, जानलेवा है। छोटी सी भी चोट मोट खरोच कहीं लग गई, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, तो वो रुकेगी नहीं। ठीक, बहुत मुश्किल से रुकती है, उसके लिए मेडिकल सुपरविजन की जरूरत होती है। और इस तरह से ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती रहती है, जैसा कि एक आपने उदाहरण देखा इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया में। ठीक, वो खुद ही इसकी कैरियर थी। अगले एपिसोड में हम लोग जानेंगे बच्चों दात्र कोशिका अरक्तता, सिकल सेल एनीमिया। ये भी बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सवाल पूछे जाते हैं। बने रहिए ई आचार्य प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू वेरी मच।